नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 54 यानी कार्यपत्रक संख्या 54 को। यह आपकी 29 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट मुद्रा एवं साख को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू की, किस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है बेहद आसान चैप्टर आपका रहेगा और आपके इकोनॉमिक्स के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये पूरा चैप्टर अगर आप एक साथ करना चाहो तो 55 टू 60 मिनट्स के आसपास का चैप्टर है, यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में दिया गया मुद्रा के बारे में। मुद्रा मतलब करेंसी, जैसे नोट हो गए, सिक्के हो गए, उसके बारे में बताया गया कि जब मुद्रा या करेंसी नहीं थी तब क्या होता था, तब व्यापार कैसे होता था, वस्तुओं का लेन देन कैसे होता था, क्या क्या समस्याएं आती थी, ये पहले पार्ट में दिया गया। सेकेंड जो पार्ट है उसमें साख की बात की गई। अब ये साख क्या है? साख मतलब लोन। ओके, लोन आप आसानी से समझ पाओगे। तो लोन है वो कहाँ से लेना चाहिए। जैसे बैंक लोन देते हैं तो भाई बैंक लोन देते क्यों, उनको क्या फायदा है, ये हम यहाँ पर समझेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम समझेंगे कि जब हमें लोन लेना हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। और लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। जैसे लोन के दो स्रोत हो सकते हैं, साख के दो सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो हो गया आपका औपचारिक स्रोत। ओके, औपचारिक स्रोत कौन से हो गए? जैसे बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। दूसरे हो गए अनौपचारिक, जैसे आपके मित्र सखा हो गए, रिश्तेदार हो गए, आड़ती हो गए, दुकानदार हो गए। ओके, वहां से भी लोन ले सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम समझेंगे। और लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो क्या होते हैं। ओके, तो बस इतने कुछ ही टॉपिक, लिमिटेड टॉपिक है इस चैप्टर में। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो इस चैप्टर की फर्स्ट वर्कशीट रहेगी। इसमें हम समझेंगे कि जब करेंसी नोट नहीं थे तब क्या होता था। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। तो जब करेंसी नोट नहीं होते थे या मुद्रा नहीं होती थी, उस वक्त क्या होता था? उस वक्त बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय होता था। अब ये क्या होता है कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं की जो अदला बदली या वस्तुओं का जो लेन देन है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। यानी पुराने समय मान लीजिए कि किसी को जूतों की आवश्यकता है तो क्या करता था किसान, कि अपने गेहूं लेकर के जाएगा और उसके बदले में जूते ले लेगा। ओके, कुछ गांव में अभी भी इसी तरीके की परंपरा चलती है कि वहां पे जैसे लोहार का कार्य है तो उससे अपने जो यंत्र औजार ठीक करवाने तो उसके बदले में अनाज दिया जाता है वार्षिक तौर पर इकट्ठा। जितनी बार चाहे वो औजार ठीक करवाए तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। ओके, पहले ऐसे ही होता था। हालांकि जब ये पहले वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था, आपको भले ही सिंपल लगे, लेकिन बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारे इश्यूज थे। इसमें सबसे बड़ी जो आवश्यकता थी वो था मांग का दोहरा संयोग होना। यानी कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं की अदला बदली तब हो पाती थी जब दोनों व्यक्ति, यानी कि जो खरीदने वाला है, बेचने वाला है, दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु लेने के लिए तैयार हो। ओके, इसे क्या बोलते थे? मांग का दोहरा संयोग। कि जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो, दूसरा व्यक्ति वस्तु खरीदने की इच्छा रखता हो, तो इसे बोलते थे मांग का दोहरा संयोग या फिर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यानी कि इसमें दोनों व्यक्तियों का एग्री होना जरूरी था। जैसे मान लीजिए कि गेहूं वाला है, वो जूते वाले के पास जा रहा है, तो उसमें क्या चाहिए? पहले तो गेहूं वाला क्या ढूंढेगा? कि जिसके पास जूते हो। ओके, अब जूते हो साथ साथ वो बेचने के लिए तैयार हो, और बेचने के लिए तैयार हो साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उसे गेहूं चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लीजिए वो जूते बेच रहा है लेकिन वो कहेगा नहीं मुझे गेहूं नहीं चाहिए, तो भी बात नहीं बनेगी। ओके, तो उसमें क्या होता था कि जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता था कि इसमें दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए तैयार होना पड़ता था। ये वस्तु विनिमय की आवश्यक शर्त थी, अदरवाइज तो व्यापार बंद हो ही नहीं सकता था। ओके, अब इसके कारण समस्याएं क्या आती थी? समय बहुत अधिक लगता था। पहली समस्या तो ये होती थी, समय बहुत अधिक लगता था, व्यापार करना आसान नहीं था। और तीसरी जो समस्या आती थी जो वस्तु विनिमय में, उसमें मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता था। मूल्य मतलब कोई वस्तु है तो जब उसमें नोट ही नहीं है, रुपए ही नहीं है, ओके, करेंसी ही नहीं है, मुद्रा ही नहीं है, तो मूल्य कैसे निश्चित करते थे? तो उसमें भी कई बार प्रॉब्लम या इश्यूज आते थे। ओके, तो दो चीज हमने समझी कि पहले वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी, उसे वस्तु विनिमय कहा जाता था। और वस्तु विनिमय के लिए मांग के दोहरे संयोग की आवश्यकता होती थी, यानी कि दोनों पार्टियों को, दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए तैयार होना पड़ता था। इसमें समय अधिक लगता था। ओके, और वस्तुओं के मूल्य को तय करने में ज्यादा समस्या आती थी। इसके साथ साथ और क्या कमी थी? और कमी ये भी कह सकते हैं, जैसे अब हमारे पास नोट है तो उसको कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं, जैसे बैंक में वहीं से निकलवा लेंगे। ओके, अब तो हमारे पास जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ऐसी ऐप भी आ गई। पहले क्या होता था कि जो मुद्रा तो यही होगी एक तरीके से उनके लिए, जो पशु हो गए, अनाज हो गए, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मुश्किल होता था। व्यापार करना
बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इनको सुरक्षित रखना मुश्किल था ना। अब पैसे के क्या लाभ है जो मुद्रा है? एक तो ये कि व्यापार करना आसान है। आपको अगर जूते चाहिए तो जहां मर्जी जाइए, गेहूं बेचना है जहां मर्जी बेचिए, उसके बाद जूते जहां मर्जी से खरीदिए, कोई लेना देना नहीं है। ओके। दूसरा एग्री करता है, इसका कोई बीच में कोई भी चक्कर नहीं है ना, सीधे तौर पे हम व्यापार कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसको सुरक्षित रखना आसान है, व्यापार करना आसान है, दूसरी जगह पे लेकर के जाना आसान है, स्टोर करना आसान है। मान लीजिए कि पहले के समय में जो संपत्ति पूंजी होती थी, गाय हो गई, ओके, पशु हो गए। अब पशु को कहाँ रखें? किसी के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाए, बहुत सारे पशु हो जाए तो वो समस्या हो गई। अब तो ऐसी समस्या नहीं ना, बैंक में जमा करवा सकते हैं। तो ये बदलाव आए हैं जब करेंसी नहीं थी और अब जब हमारे पास जो मनी है उसके बाद। ओके। तो मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकता के दोहरे संयोग का अब समाधान हो गया। यानी कि पहले अगर ऐसे करते थे तो आवश्यकता का जो दोहरा संयोग था वो था ही एक बड़ी समस्या, अब उसकी कोई नीड नहीं है। आरंभ में मुद्रा के रूप में शुरुआत में जो हमने मुद्रा की शुरुआत की थी तो उसमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रयोग में लाए थे। यानी कि वस्तु विनिमय के बाद एक चरण ऐसा आया जब हमने मुद्रा का, यानी कि वस्तुओं के बजाय हमने मुद्रा का, धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो उसमें सोने, चांदी, तांबे के सिक्के थे वो प्रयोग में लाए जाते थे। यानी कि जो धातु होती थी उसकी अपनी एक वैल्यू होती थी, उसके बदले व्यापार किया जाता था। अभी की बात करें तो क्या सोने, चांदी, तांबे के सिक्के प्रयोग में लाए जाते हैं? व्यापार के लिए उस उद्देश्य से तो प्रयोग में नहीं लाई जाती। ये अलग बात है कि शादी वगैरह में गिफ्ट के तौर पर मिल जाते हैं, लेकिन हम उससे व्यापार नहीं करते कि चलो सोने का या चांदी का सिक्का है, हम जाकर के मार्केट में कुछ शॉपिंग कराएं, ऐसा नहीं करते ना। तो ये मुद्रा के प्राचीन रूप कह सकते हैं इसे। ओके, प्राचीन रूप कह सकते हैं। अब जो आधुनिक रूप की बात करें, अभी जो हमारे पास मार्केट में मुद्रा अवेलेबल है तो कई सारे आधुनिक रूप है हमारे पास। जैसे कागज के नोट हैं, ये हो गया, ये आपके पास है, क्लियर। जैसे सिक्के हो गए, जो कॉइन है आपके 10 रुपीज़ के हैं, 5 रुपीज़ के हैं, 1 रुपीज़ के हैं। तो ये क्या, ये कॉइन है, ये भी आधुनिक रूप है मुद्रा के। ऐसे ही चेक, ये भी आधुनिक मुद्रा का रूप है, क्योंकि इससे भी हम भुगतान कर सकते हैं ना। दूसरे व्यक्ति को अगर हमें पेमेंट देनी है और अपने अकाउंट में पैसा है तो हम अपना चेक काट के उसको दे देंगे, वो जमा करवाएगा, उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ओके, ये भी मुद्रा का एक रूप है। डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, इससे भी हम पेमेंट कर सकते हैं। ओके, एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, तो ये भी आधुनिक मुद्रा के रूप में आते हैं। इसको हम प्लास्टिक मनी कह सकते हैं। यूपीआई हो गए, आपके मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग हो गई। ओके, यूपीआई जैसे आपके फोन पे हो गए, गूगल पे हो गए, इनके थ्रू भी तो हम पेमेंट करते हैं ना। आजकल तो ज़्यादातर पेमेंट इन्हीं के थ्रू की जाती है। तो ये सारे मुद्रा के आधुनिक रूप है। और ये जो ऊपर किए हमने सोने, चांदी, तांबे के सिक्के, ये मुद्रा के प्राचीन रूप थे। तो आज हमने क्या समझा? एक तो वस्तु विनिमय क्या है, और मांग के दोहरे संयोग या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से हम क्या समझते हैं, और मुद्रा के आने से क्या फायदा हुआ, और इनके विभिन्न रूप कौन से। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। कुछ आसान से प्रश्न दिए गए आज की इस वर्कशीट में, चलिए उनको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। पहला हमारा प्रश्न दिया गया, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं के लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ओके, वस्तुओं की जो अदला बदली है उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। उसके बाद दूसरा, सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने तथा बेचने के लिए तैयार हो तो उसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य शर्त होती है। ओके, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी उसमें इसके बिना तो व्यापार हो ही नहीं सकता था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न है कि सोने के सिक्के वो मुद्रा के किस रूप का उदाहरण है, ये हमें बताना है। तो सोने के सिक्के वो मुद्रा के प्राचीन रूप का उदाहरण है। ओके, उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न दिया गया, चेक मुद्रा के किस रूप का उदाहरण है, ये बताना है। तो चेक है वो मुद्रा के आधुनिक रूप का उदाहरण है। अब भी हम चेक के थ्रू भुगतान करते हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी है वो चेक के थ्रू ही भुगतान करते हैं। ओके, उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न है कि मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया, ये हमें बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यानी कि हमारे पास जब नोट है, यूपीआईज हैं, ओके, तो इससे जो प्राचीन समय से अगर तुलना करें तो क्या फर्क पड़ा है, क्या बदलाव आए हैं, ये हमें बताना है। तो आधुनिक जो मुद्रा के रूप है उसके कई लाभ है। पहला, अब मांग के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, पहला बड़ा लाभ है। दूसरा, व्यापार करना कहीं ज़्यादा आसान हो गया। तीसरा, आधुनिक मुद्रा का संग्रह करना, उसको स्टोर करना ज़्यादा आसान है। आधुनिक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है। मुद्रा की सुरक्षा करना भी आसान है, कहीं पर भी रखा जा सकता है। ओके, तो ये कुछ लाभ है जो आधुनिक मुद्रा के हमें मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।